Hello students, in today's lecture on nuclei for class 12, we shall have discussion on law of radioactive decay, that is law of radioactive disintegration. Decay मतलब कम होना, disintegration भी इसे हम कहते हैं। तो इस लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि हमने रेडियोएक्टिविटी के बारे में क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था कि जो हैवी मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं, यानी जिनका मास नंबर लगभग 120 से ज़्यादा होता है, ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं उन न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई जिन्हें हम कहते हैं। और हैवी न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लार्ज होने की वजह से प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। और ये रिपल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स के प्रभाव को कम कर देता है। यानी ये जो प्रोटॉन के बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स है, ये बैडली अफेक्ट करता है। किसे बैडली अफेक्ट करता है? ये बैडली अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, बुरी तरह प्रभावित करता है किसे? न्यूक्लियर फोर्स को। और न्यूक्लियर फोर्स को ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, न्यूक्लियर फोर्स को डिक्रीज कर देता है। और जब न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो जाता है तो उस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है तो उस केस में जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियाई कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। और जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है तो उससे, जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, जिन्हें हम बैकरल रेज कहते हैं या जिन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस डीके हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस डीके जो हो रहा है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, इससे हम क्या कहते हैं? रेडियो कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1896 में एंटोनी हेनरी बैकरल ने, और बाद में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने इस को कंफर्म भी किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये फिनोमेना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। इसी रेडियो एक्टिविटी के लॉ की हम आज बात करेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। या फिर डीके की जगह हम शब्द यूज कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन मतलब कम होना, क्षय होना, ठीक है। डीके यानी कुछ कम हो रहा है, ठीक है। एज पर दिस लॉ क्या कहता है ये लॉ? देखिए पहले, एज पर दिस लॉ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। देखिए, इसे समझने के लिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। मान लीजिए ये कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो कि कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इसमें मान लेते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ एटम्स आप कह सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? N0। कंसिडर ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैविंग N0 नंबर ऑफ एटम्स बिफोर डीके। डीके होने से पहले इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस सैंपल के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर कितने हैं? N0 एटम्स हैं इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के अंदर। फिर से मैं बताता हूं कि ये हमने एक क्या कंसीडर किया है बेटा? एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंसीडर किया है। इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट में T इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल मतलब बिफोर डीके, जब इससे कोई रेडिएशन एमिट नहीं हुआ है, एक भी रेडिएशन इससे एमिट नहीं हुआ है उससे पहले, यानी इनिशियली एट T इज इक्वल टू 0, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? N0 हैं। अब इसका रेडियोएक्टिव डीके स्टार्ट होता है। अब क्या स्टार्ट होगा? इसका रेडियोएक्टिव डीके स्टार्ट होता है। मान लीजिए यही सैंपल हमने लिया और इसका रेडियोएक्टिव डीके स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? डीके स्टार्ट हो गया, ठीक है। डीके जब स्टार्ट होता है, इसका रेडियोएक्टिव डीके बिगेन होता है,
तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सब्सटेंस के अंदर जो N0 थे T इज इक्वल टू 0 पर, वो कम होने लगता है। वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, क्योंकि इससे रेडिएशन एमिट होगा। इससे जब रेडिएशन एमिट होगा तो इसके इस सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो कि शुरू में N0 थे उसमें कमी आएगी, वो डिक्रीज होने लगेंगे। अब मान लेते हैं कि किसी टाइम t के बाद में, t इज इक्वल टू टी समय के बाद में, जो इसके अंदर जो एटम्स बच गए, इस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स जिनका डीके नहीं हुआ है, द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडीकेड। मान लेते हैं कि इसमें कितने हैं, कैपिटल N है। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्ड अनडीकेड, जो कि जिनका डीके नहीं हुआ है, रिमेन्ड अनडीकेड कह सकते हैं या नहीं, रिमेन्ड अनडीकेड। ठीक है, टी समय के बाद में कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनका डीके नहीं हुआ है, ये नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे। शुरुआत में N0 एटम्स थे जिनका टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के अंदर बिफोर डीके, और जब डीके स्टार्ट हुआ तो इस टी टाइम के बाद में जो इस सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बच गए जिनका डीके नहीं हुआ है, वो कितने बच गए, N बच गए। यानी पहले N0 थे, अब N बच गए। यानी आप ये कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका डीके हो चुका है, इतने नंबर ऑफ एटम्स का डीके या तो हो गया है या इतने बच गए हैं, यही आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स बच गए हैं। ठीक है, अब जो ये नंबर ऑफ एटम्स बच गए हैं, जो नंबर ऑफ जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, जो डीके हो रहा है इस सब्सटेंस का जो डीके हो रहा है, वो इस टाइम के रेस्पेक्ट में यदि हम कैलकुलेट करें तो उसे रेट ऑफ डीके कहेंगे। नंबर ऑफ एटम्स डीकेइंग, जो एटम्स का डीके हो रहा है, यदि उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ डीके आ जाएगा, इस सब्सटेंस का रेट ऑफ डीके आ जाएगा। पता चल जाएगा कि 1 आवर में कितना डीके हो जाएगा, या 1 डे में कितना हो जाएगा, या 1 ईयर में कितना नंबर ऑफ एटम्स का डीके हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डीके कहेंगे। और जो रेट ऑफ डीके है जिसे हम कहेंगे माइनस dN अपॉन dt। n क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हो गया जिनका डीके नहीं हुआ है, और टी टाइम हो गया, और नेगेटिव ये बता रहा है कि डीके रेट ऑफ डीके को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, रेट ऑफ डीके। ये रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी समय टी पर जो नंबर ऑफ एटम्स जिनका डीके नहीं हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहता है। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या कहता है कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम विच रिमेन्ड अनडीकेड, जो कि अनडीकेड रह जाते हैं। ये रेट ऑफ डीके हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ये मैथमेटिकल इसका रिलेशन है। तो इसी को मैंने यहां पर लिखा है, एज पर दिस लॉ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डीके हो गया है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल उस समय पर, किस समय पर, जिस समय पर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट कर रहे हैं जिनका डीके हो चुका है, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल एट दैट टाइम। जिस समय पर आप रेट ऑफ डीके की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके की बात कर रहे हैं, उसी समय पर जो नंबर बच जाएगा किसका, न्यूक्लियाई जिनका डीके नहीं हुआ है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन द सैंपल। इसे हम समझने के लिए ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन कहता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। इसके लिए हमने एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंसीडर किया जिसमें t इज इक्वल टू 0 टाइम पर N0 नंबर ऑफ एटम्स मान के चले, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं बिफोर डीके। ये सिचुएशन है व्हेन रेडियोएक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन बिगेन्स, जब रेडियोएक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन बिगेन होता है, शुरू होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस डिक्रीजेज। तो उस केस में सब्सटेंस का नंबर क्या हो जाता है, एटम्स, सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जब डीके शुरू हुआ तो नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेट, मान लीजिए, आफ्टर टाइम टी द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडीकेड इन द सब्सटेंस बी
कैपिटल एन। मान लेते हैं कि स्मॉल टी टाइम के बाद में सब्सटेंस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे जिनका डीके नहीं हुआ है वो नंबर ऑफ एटम्स एन मान लेते हैं। और ये भी मानते हैं इफ डी एन इज द नंबर ऑफ एटम्स डीकेड और डिसइंटीग्रेटेड इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। यदि हम ये मान लें कि डी एन नंबर ऑफ एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है या डीके हो चुका है, डी एन नंबर ऑफ एटम्स का डीके हो चुका है या डिसइंटीग्रेटेड हो चुके हैं कितने टाइम में, डी टी टाइम में, तो डीके लॉ कहता है कि जो ये रेट ऑफ डीके होगा डी एन अपॉन डी टी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडीकेड एट दैट टाइम। उस समय पर कितने नंबर ऑफ एटम्स जिनका डीके नहीं हुआ है वो बच गए हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहता है। जब हम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो यहां से आ जाता है माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसे हम लेमडा कहेंगे। कॉन्स्टेंट को क्या कहेंगे? लेमडा कहेंगे। और ये जो लेमडा है, यहां पर ये जो लेमडा है, where lambda is nothing but a constant known as disintegration constant कहो या फिर कहो आप डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये लैम्डा है। अब यहां से इसको और सॉल्व करें तो माइनस डी एन अपॉन डी टी है, डी टी को इधर ले जाता हूं, एन को इधर ले आता हूं तो माइनस डी एन अपॉन एन और लैम्डा डी टी ये हो जाएगा। और यहां से डी एन अपॉन एन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस लैम्डा डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस लैम्डा डी टी आ जाएगी। अब इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी, ये इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये टाइम के रेस्पेक्ट में है क्योंकि लेमडा तो कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन नंबर ऑफ एटम्स के रेस्पेक्ट में है। ये नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है डी टी टाइम पर, और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडीकेड बता रहा है। ठीक है, कैपिटल एन। तो यहाँ पर ये जो लिमिट्स आएंगी, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स n जीरो थे। और जब टाइम t हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो जिनका डीके नहीं हुआ है वो कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ एटम्स n0 हमने कंसीडर किए थे, और t टाइम के बाद में जिन एटम्स का डीके नहीं हुआ है उनका नंबर कितना है? n है। यानी t इज इक्वल टू टी पर कैपिटल n नंबर है। तो जब t इज इक्वल टू जीरो है टाइम, तो नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स n0 हो गए। और जब टाइम t इज इक्वल टू टी है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडीकेड, वो कितना है? n हो गया। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। dx अपॉन एक्स के इंटीग्रेशन की यदि हम बात करें, और अब मैं यदि मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि dx अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हो तो log टू द बेस e ऑफ x आता है, जिसको आप नेचुरल log भी कह सकते हो, x नेचुरल लॉग ऑफ x भी कह सकते हो। और ये बात भी आप जानते हो कि जब आप log टू द बेस e ऑफ x है, इसको यदि आप log टू द बेस 10 में बदलना चाहते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। log टू द बेस e ऑफ x को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, log टू द बेस e ऑफ x को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये log टू द बेस 10 बन जाता है। क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। हालांकि इससे अभी हमारा कोई वास्ता नहीं है, इससे अभी काम नहीं पड़ेगा, हमारा काम केवल इसी से चल जाएगा। तो देखिए, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन हम करेंगे। इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, dx अपॉन एक्स का जब log x होता है तो इसका log टू द बेस e ऑफ n हो जाएगा, और यहाँ पर लेमडा का होगा नहीं, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा क्योंकि dx का x होता है
तो उस आधार पर जो ये इंटीग्रेशन जो आएगा, सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये आएगा log टू द बेस e ऑफ n, और लिमिट कहाँ से कहाँ, n 0 से n आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट 0 से t हो जाएंगी। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से t हो जाएगी। ठीक है, चलिए और सॉल्व करें इसको। log टू द बेस e ऑफ n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, log टू द बेस e, n 0 हो जाएगा n की जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से, माइनस लेमडा अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे log टू द बेस e n माइनस log टू द बेस e n 0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। और आप जानते होंगे, ये भी बात आप जानते होंगे अच्छे से, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी होगी कि log टू द बेस e ऑफ a माइनस log टू द बेस e ऑफ v बराबर होता है log टू द बेस e ऑफ a अपॉन b के। किसके बराबर होता है, a अपॉन b के बराबर होता है। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करें तो इस लेफ्ट साइड को लिखा जा सकता है log टू द बेस e ऑफ n अपॉन n 0, ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा t, ये आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला आप log के केस में जानते होंगे कि जब आप लिखते हो log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू y, तो उस केस में x बराबर हो जाएगा e की पावर में y, यानी जब इसको केवल x लिखोगे तो इस पर e की, ये जो राइट साइड में है ये e की पावर में चला जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब इस log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू y है तो x जब निकालोगे तो जो पाई है वो e एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो n अपॉन n 0 की जो वैल्यू आएगी, n अपॉन n 0 की वैल्यू e रेज टू द पावर माइनस लेमडा t आएगी, और फाइनली यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n 0 e रेज टू द पावर माइनस लेमडा t। ये एक रिलेशन निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडिकेड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन अनडिकेड किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं कि किस समय पर कितना एटम बचा हुआ है जिनका डीके नहीं हुआ है, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि इस इक्वेशन को, ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके का एक रिलेशन आ गया, n इज इक्वल टू n 0 ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी, और ये इक्वेशन ये बताता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका जो डीके हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है, यानी नंबर ऑफ एटम्स में जो कमी आ रही है वो एक्सपोनेंशियली आ रही है। और जब इसको आप ग्राफ के रूप में प्लॉट करोगे बेटा, जब इसको आप ग्राफ के रूप में प्लॉट करोगे, यदि हम यहाँ पर एक ग्राफ की बात करें और इस ग्राफ में x एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ टाइम, x एक्सिस पर मैं ले लिया टाइम, ठीक है, और y एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, ये n ले लिया नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 है तो n का वैल्यू n 0 है, n का वैल्यू कितना है, n 0। जब t इज इक्वल टू 0 था तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो n का वैल्यू क्या है, n 0 है, यानी n 0 एटम्स हैं। और उसके बाद में जब t को बढ़ाएंगे, समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम्स जो डीके जिनका नहीं होगा या जिनका डीके हो जाएगा वो इस तरीके से डिक्रीज होते चले जाएंगे। इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है n इज इक्वल टू n 0 ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी को। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है कौन, नंबर ऑफ एटम्स, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये कौन बता रहा है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके बता रहा है। तो ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके यहाँ पर हमने जाना, ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके है। अब इसी लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके से एक नया टर्म यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो नया टर्म है एक्टिविटी। क्या नया टर्म है, एक्टिविटी। एक्टिविटी से पहले यदि हम डिफाइन करना चाहें तो एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ ये n क्या है, ये n तो आप जानते ही हैं, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्ड अनडिकेड, जिनका डीके नहीं हुआ है उनका नंबर ऑफ एटम है। जितने एटम्स का डीके नहीं हुआ है उनका नंबर ऑफ एटम कैपिटल N हो गया। अब मैं यहां से आपको डिफाइन करना चाहता हूं एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो ऊपर आया था,
हम डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। डी के कांस्टेंट, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी बात अब हम करेंगे, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल क्या है इसका, सिंबल की यदि मैं बात करूं इसकी, तो लैम्डा इसका सिंबल है, लैम्डा से हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, सिंस n इज इक्वल टू क्या आया, n जीरो ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। d के कांस्टेंट हम यहां से समझेंगे इस इक्वेशन से। यदि इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू, यदि मैं टाइम की वैल्यू को रेसिप्रोकल लेता हूं लैम्डा का, ठीक है, इफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा रख देता हूं, इफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा रख देता हूं, तो क्या होगा, देयरफॉर n वुड बी इक्वल टू n जीरो ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, और t की जगह 1 अपॉन लैम्डा रखा, तो क्या आ गया ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n जीरो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, -1 e की पावर में -1 आया। और जब इसको और सॉल्व करोगे तो e की पावर -1 को नीचे ले जाइए, n जीरो अपॉन ई आया। यानी देखिए 1 अपॉन ई का वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन ई का वैल्यू होता है 0.37। कितना होता है, 0.37। तो जब फाइनली आप कह सकते हो कि n का वैल्यू 0.37 टाइम्स है किसका, n जीरो का। यानी d के कांस्टेंट क्या है, यदि आप यहां से देखें, यदि आप इस इक्वेशन से देखें t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा से, तो जो d के कांस्टेंट है वो टाइम का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, टाइम का रेसिप्रोकल है। टाइम का रेसिप्रोकल आ रहा है ना, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हो जाएगा। टाइम का रेसिप्रोकल आ रहा है, कौन से टाइम का रेसिप्रोकल है ये, सो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो डी के कांस्टेंट में लिख रहा हूं इसको, डी के कांस्टेंट जिसे आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हो, ठीक है। डी के कांस्टेंट लैम्डा मे बी डिफाइंड, मे बी डिफाइंड, may be defined as the reciprocal, as the reciprocal उल्टा, reciprocal मतलब उल्टा, the reciprocal of time, reciprocal of time, reciprocal of time for which the number of, for which the number of undecayed nuclei, for which the number of undecayed nuclei is 1 upon e or 0.37 कहो या 1 अपॉन ई कहो, टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यानी डी के कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है, कौन से टाइम का रेसिप्रोकल है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फॉर विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इज 1 अपॉन ई और 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर। यानी ये है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रेडियोएक्टिव सैंपल, या न्यूक्लियाई आप कह सकते हो, जितने एटम है उतने ही न्यूक्लियाई होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इनिशियली ये है, और ये किसी टाइम पर है टी पर, और उस टाइम का रेसिप्रोकल जो होगा वो टाइम का रेसिप्रोकल, कौन से टाइम का रेसिप्रोकल, जिस समय में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो अपनी ओरिजिनल नंबर का 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाता है, 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाता है, ठीक है। जितने समय में नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना रह जाता है, 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाता है या रह जाता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, बिकम्स और रिमेन, ठीक है, 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर। तो लैम्डा यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डी के कांस्टेंट उस समय का रेसिप्रोकल है जिस समय में
जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/e टाइम्स या 0.37 टाइम्स रह जाता है या हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं डी के कांस्टेंट। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, डी के कांस्टेंट की यूनिट ऑफ लेमडा की बात करें, तो यूनिट ऑफ लेमडा यदि आप देखें तो टाइम यदि सेकंड में है तो पर सेकंड आएगा, टाइम यदि मिनट में है तो पर मिनट आएगा, टाइम यदि आवर में है तो पर आवर आएगा, है यानी टाइम यदि डे में है तो पर डे आएगा, टाइम यदि मंथ में है तो पर मंथ आएगा, ठीक है, टाइम यदि ईयर में है तो पर ईयर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। तो टाइम का रेसिप्रोकल यानी पर सेकंड हो सकता है, इसका यूनिट पर मिनट लिख सकते हो, पर आवर लिख सकते हो, पर डे लिख सकते हो, पर मंथ लिख सकते हो, पर ईयर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये डी के कांस्टेंट की यूनिट भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि एक रेडियो मतलब कितने समय में कितना डीके हो गया, ये जानना चाहते हैं। भाई ये तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो रेडियोएक्टिव सैंपल है इसका डीके हो रहा है, रेडियोएक्टिव सैंपल का क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका डीके होता जा रहा है। लेकिन कितने समय में कितना डीके हो गया ये हम पता करना चाहते हैं। तो उसे पता करने के लिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से कितने समय में कितना नंबर ऑफ एटम्स का डीके हो चुका है या कितना एटम्स या न्यूक्लियाई बचा हुआ है, उसे जानने के लिए हमें एक टर्म जानना होगा, एक्टिविटी। क्या जानना होगा, एक्टिविटी, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी के बारे में जानना होगा। और एक्टिविटी जो है डिफाइन होती है रेट ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। एक्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। अनडिकेड न्यूक्लियाई का जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, रेट ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी, ये हो गया रेट ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। इसे हम कहते हैं एक्टिविटी। क्या कहते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। रेट ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, ये रेट भाई इस नंबर ऑफ एटम को या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को टाइम से डिवाइड कर दें तो ये रेट कहलाता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डीके या अनडिकेड न्यूक्लियाई कुछ भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है, या रेट ऑफ डीके कह सकते हो, सिंपली रेट ऑफ डीके कह सकते हो, और रेट ऑफ डीके भी आप कह सकते हो, ठीक है, रेट ऑफ डीके भी कह सकते हो या रेट ऑफ अनडीके कह सकते हो। तो R इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी, ये एक्टिविटी को बताएगा। और एक्टिविटी हमें ये बताएगा कि कितने समय में कितने एटम्स का डीके हो चुका है या कितने एटम्स बचे हुए हैं। भाई ये कोई सब्सटेंस है, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इसमें इनिशियल नंबर N0 था एटम्स का, और हम जानना चाहते हैं कि 2 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 1 डे के बाद इसका कितना नंबर ऑफ एटम्स का डीके हो चुका है या कितना एटम्स इसमें बचा हुआ है। ये जानने के लिए हमें एक्टिविटी को जानना होगा। तो एक्टिविटी हमें क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स बचे हुए हैं जिनका डीके नहीं हुआ है, या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स का डीके हो चुका है, कितने समय में हो चुका है। ये सब जानकारी हमें एक्टिविटी से मिलती है। और एक्टिविटी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला है इसका रेट ऑफ डीके। अब देखिए आप जानते हैं एज पर लॉ ऑफ डीके, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके क्या कहता है कि n का वैल्यू होता है n0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये n का वैल्यू होता है एज पर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके के अकॉर्डिंग n का वैल्यू ये होता है। तो R इज इक्वल टू देयरफॉर R इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी। अब यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू रखें, n की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखें, d अपॉन डी टी को इधर रखें, यहाँ n0 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करें। तो n0 का तो होगा नहीं क्योंकि ये इनिशियल नंबर है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बाहर ले लेंगे। d अपॉन डी टी किसका करना पड़ेगा, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए आप जानते हैं इसमें, देखिए ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि जब d अपॉन डी एक्स है e की पावर माइनस एक्स है या प्लस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। लेकिन d अपॉन डी एक्स है और e की पावर में 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
2 इंटू ई की पावर 2x होगा, 2 इंटू ई की पावर 2x होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखिए टी के मल्टीप्लीकेशन में कौन है, माइनस लेमडा, तो ये यहाँ जाएगा और ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसे करते हैं। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेमडा एन जीरो आ गया और ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी आ गया। ठीक है, ये आर आया आपका। अब यहां पर ये जो लेमडा इंटू एन जीरो है, लेमडा इंटू एन जीरो क्या है, इसको हम कहते हैं इनिशियल एक्टिविटी। क्या कहते हैं, इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिविटी के लिए भी रिलेशन यही आ रहा है, वेयर आर जीरो इज इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, यानी एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, ये आर जीरो है जिसकी वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू एन जीरो है। ठीक है, यदि आपको डी के कांस्टेंट पता है और इनिशियल एटम्स का नंबर पता है तो इनिशियल एक्टिविटी आप पता कर सकते हैं। यदि इसका ग्राफ भी देखें, यदि इसके लिए आप ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ भी वैसे ही आएगा जैसे कि n इज इक्वल टू एन जीरो ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी का आया। तो इसमें यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, ये टाइम ले लिया इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ एक्टिविटी। तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है आर जीरो, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ग्राफ में एक्टिविटी का रेट भी इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, आर इज इक्वल टू आर जीरो ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक्टिविटी की बात हो गई। तो एक्टिविटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक्टिविटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, और डी के कांस्टेंट भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर जानना है, जो यहाँ पर जानना है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा प्रश्न भी यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखिए the decay constant of two radioactive substances, the decay constant of two radioactive substances A and B, A और B कोई दो सब्सटेंस हैं, इनका जो डीके कांस्टेंट है वो क्या है, आर 4 years and 4 per year, 4 per year है, पर ईयर में आएगा ना, पर ईयर एंड 5 पर ईयर, 4 पर ईयर एंड 5 पर ईयर, ये डी के कांस्टेंट है। ठीक है, डी के कांस्टेंट है 4 पर ईयर एंड 5 पर ईयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, which of the two substances will decay fast, कौन सा सब्सटेंस तेजी से डीके होगा, कौन से सब्सटेंस का तेजी से डीके होगा, ये हमें पता करना है। तो इसे पता करने के लिए इसके सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सिंस डी के कांस्टेंट क्या होता है, डी के कांस्टेंट लेमडा इज इक्वल टू होता है 1/t, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। ठीक है, डी के कांस्टेंट हमें दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका डी टाइम है, वो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/λ। अब यदि मैं बात करूं लेमडा ए की, तो ये क्वेश्चन में गिवन है 4 पर ईयर, और यदि मैं बी सब्सटेंस की बात करूं तो इसका डी के कांस्टेंट है 5 पर ईयर, ये डी के कांस्टेंट हमें दे रखे हैं। अब यदि आप निकालोगे टाइम किसका टाइम निकालेंगे, डीके का टाइम ऑफ डीके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/λ ए के लिए। तो यहाँ से टी ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
1/4 पर ईयर आएगी, ठीक है। और 1/4 का मतलब हो गया 0.25 ईयर्स, इतना हो गया, ठीक है, इतना ईयर हो गया। ये टी ए की वैल्यू आई। अब यदि टी बी की वैल्यू देखें कि टाइम ऑफ डीके फॉर सब्सटेंस बी, तो 1/λ_v, तो टी वी इज इक्वल टू 1/λ_v कितना है, λ_v है 5 पर ईयर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी टी वी, ये आ जाएगी आपकी 1/5 ईयर्स, ठीक है, ईयर ऊपर चला जाएगा तो, और ये हो जाएगा 0.2 ईयर्स, ठीक है, 0.2 ईयर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सब्सटेंस ज़्यादा समय लेगा, ए सब्सटेंस ज़्यादा समय लेगा, बी सब्सटेंस कम समय लेगा, ठीक है। क्योंकि बी, वैसे भी आप देख सकते हो टाइम और लेमडा में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो लेमडा किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, तो इसको समय कम लगेगा, तो समय कम आ रहा है, ठीक है। तो किसका डीके फास्ट हो जाएगा, बी के, विच ऑफ द टू सब्सटेंसेज विल डीके फास्ट, विच ऑफ द टू सब्सटेंसेज विल डीके फास्ट, बी का डीके फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सो substance B will decay faster than A, B का जो डीके है वो A से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं डीके का रेट पता करने के लिए, किसका डीके पहले होगा, किसका डीके बाद में हो जाएगा। तो ये एक बात हुई, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की भी मैं जरा बात कर लेता हूं आपसे। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की अब हम बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में यदि मैं बात करना चाहूं, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट की मैं बात करूं तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट ये होता है बैकरल। क्या होता है, बैकरल इसका एसआई यूनिट होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वी क्यू लिखते हैं बैकरल को, ठीक है। बैकरल इसका एसआई यूनिट होता है, बैकरल। और जो बैकरल का, वन बैकरल का मतलब जो होता है, वन बैकरल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 डीके हो जाना, इसे कहते हैं 1 बैकरल। ये लेटेस्ट यूनिट है, ओल्डर यूनिट्स भी इसकी है, ओल्डर यूनिट्स में यदि हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की, यदि ओल्डर यूनिट्स की हम बात करें बैकरल के अलावा, तो क्यूरी है, क्या है, क्यूरी है, ठीक है, क्यूरी जो यूनिट है, ओल्डर यूनिट है क्यूरी भी इसका यूनिट है, जिसको हम शॉर्ट में CI कहते हैं। ये भी एक यूनिट है, ओल्डर यूनिट, ठीक है, ओल्डर यूनिट क्यूरी है। और क्यूरी का मतलब होता है, 1 क्यूरी का मतलब होता है 1 CI, 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकेंड, डीकेज पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने डीके हो जाएं तो वो 1 क्यूरी के बराबर होता है, ठीक है। और 1 डीके पर सेकेंड को आप कहते हो बैकरल, यानी ये हो जाएगा इतना 10⁻10 बैकरल भी इसे लिख सकते हैं, 1 क्यूरी को इतना बैकरल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इसका ओल्डर यूनिट है रदरफोर्ड भी इसका ओल्डर यूनिट है, रदरफोर्ड, जिसे हम RD लिखते हैं, कैपिटल RD लिखते हैं इसको शॉर्ट में, कैपिटल RD। और रदरफोर्ड का मतलब होता है 1 रदरफोर्ड यूनिट है बेटा ये, 1 रदरफोर्ड 10⁻6 डीके पर सेकेंड होता है, डीकेज पर सेकेंड। ये 1 रदरफोर्ड का मतलब होता है, 1 RD लिखेंगे रदरफोर्ड को शॉर्ट में,
10⁻⁶ डीकेज पर सेकेंड। ये दूसरी ऑर्डर यूनिट है किसकी, रेडियो एक्टिविटी, या फिर एक्टिविटी की भी यूनिट यही होंगी, एक्टिविटी की भी यूनिट यही होंगी, रेडियो एक्टिविटी या फिर आप एक्टिविटी की भी यूनिट यही होंगी, एक्टिविटी की यूनिट भी यही होंगी, ध्यान रखना, एक्टिविटी की यूनिट भी यही होंगी, रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटी। तो वन बैकरल का यूज हम ज्यादातर करेंगे। बैकरल इज ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी, और बैकरल का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 डीके हो गया, 1 बैकरल का मतलब होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूनिट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ जिसे हम एवरेज लाइफ भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।